इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया के गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशंस से संबंधित है। सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप प्रधानमंत्री मोदी की ना अभी गल्फ विजिट को देखिए। आज से देखो कुछ साल पहले यूएई मुस्लिम बाहुल्य कंट्री, वहां पे मंदिर का इनाग्रेशन, वो भी इतना ज्यादा जोर शोर से, और उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री का हिस्सा लेना, देखो कुछ समय पहले ये नामुमकिन सा लग रहा था। उसी प्रकार से कतर ने 8 नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स को फांसी की सजा दी, डेथ सेंटेंस दी, उन पर जासूसी का आरोप था। लेकिन कुछ ही महीनों में कतर ने इंडिया के साथ कोऑपरेशन के बाद उन्हें रिहा कर दिया। एक समय ऐसा था, लोग बोल रहे थे कि कतर से इन ऑफिसर्स को छुड़वाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल हुआ। मतलब ये दोनों चीजें इंडिकेट करती हैं कि भारत के अब गल्फ कंट्रीज के साथ में रिश्ते कितने ज्यादा मजबूत हो गए हैं। और ये ऐसा ही नहीं हुआ, हमने काफी मेहनत की है पिछले कुछ सालों में। मेजर 5 फैक्टर्स राइटर इस आर्टिकल में बताते हैं जिसकी वजह से इंडिया और गल्फ कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं काफी मजबूत हुए हैं। सबसे पहला डायमेंशन है डिप्लोमेटिक। देखो आजादी के बहुत सालों तक ना मिडिल ईस्ट पे भारत का फोकस ही नहीं था। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, यूपीए की सरकार के दौरान उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। वो अपने 10 साल के रूल के दौरान सिर्फ 4 बार मिडिल ईस्ट की यात्रा पर जाते हैं, और उसमें भी 2 बार तो वो नैम का समिट अटेंड करने के लिए जाते हैं, एक बार इजिप्ट में और दूसरी बार ईरान में। तो देखो 10 साल में 4 विजिट और उसमें भी 2 बार नैम का समिट अटेंड करने के लिए। लेकिन पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं 15 बार मिडिल ईस्ट की यात्रा पर जा चुके हैं, और 2015 से अभी तक 7 बार वो यूएई की यात्रा पर जा चुके हैं। कतर की ये प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी विजिट थी। मतलब साफ है कि इंडिया ने डिप्लोमेसी में इन्वेस्ट किया है मिडिल ईस्ट के साथ रिश्ते सुधारने के लिए। हाईएस्ट लेवल पे एंगेजमेंट बढ़ा है। प्रधानमंत्री की सोच ये है, पर्सनल लेवल पे अगर केमिस्ट्री इंक्रीज की जाए गल्फ मोनार्कीज के साथ में, तो इससे म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ता है और बेहतर ढंग से कोऑपरेशन होता है। तो ये हमने पहला डायमेंशन डिस्कस किया, क्या था? डिप्लोमेटिक डायमेंशन। अब इसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल डोमेन की। देखो आजादी के बाद अभी तक मिडिल ईस्ट को इंडिया कैसे देखता था? ज्यादा ना इंटरेस्ट नहीं लेता था। जैसे पैलेस्टीन के काज का समर्थन कर दिया, कॉलोनिज्म के खिलाफ बोल दिया, इंपीरियलिज्म के खिलाफ बोल दिया, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन देखो पिछले कुछ सालों में ना हमने अरब कंट्रीज के साथ में कोऑपरेट करना स्टार्ट किया है अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है I2U2। 4 देश हैं इसमें, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। तो ना जब इस प्रकार के ग्रुप्स में इंडिया मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ शामिल होने लगा है, तो अरब के कंट्रीज भी इंडिया को एक रिलायबल पार्टनर के रूप में देखने लगे हैं। एक और एग्जांपल लीजिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब साफ है, ये दोनों जो एग्जांपल्स है ना, I2U2 और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये दोनों एग्जांपल्स बताते हैं कि अब इंडिया अरब कंट्रीज के साथ में मिल के काम करने के लिए तैयार है, पॉलिटिकल पार्टनर बनने के लिए तैयार है अलग अलग ग्रुप्स में। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। 2 हो गए ना, एक डिप्लोमेटिक डायमेंशन, दूसरा पॉलिटिकल डायमेंशन। अब रिलीजियस डायमेंशन देखिए। पहले इंडिया को देखो ये लगता था कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जिसका इंडिया के साथ बंटवारा हुआ है रिलीजियस लाइंस पे, और ये जो अरब कंट्रीज हैं ये भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। तो इंडिया को ये लगता था ये अरब कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान का ही साथ देंगे, ये पाकिस्तान के ही दोस्त हैं। तो अरब कंट्रीज को इंडिया रिलीजियस लेंस से देखता था। बट इंडिया ने ना इस चीज को ओवर एस्टिमेट किया। इंडिया ने ये चीज इग्नोर कर दी कि अरब कंट्रीज में इंडिया को लेके कितनी सॉफ्ट पावर है। अरब के लोग इंडिया की मूवीज देखते हैं, पसंद करते हैं इंडिया को। तो जब इंडिया ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी ऑब्सेशन को इग्नोर किया और अरब कंट्रीज के साथ में ज्यादा कोऑपरेट करने लगा, तो अरब कंट्रीज ने भी पाकिस्तान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। पाकिस्तान का स्थान इंडिया ने ले लिया। आप रिजल्ट देखिए, अब जहां एक तरफ इंडिया की गल्फ कंट्रीज के साथ में
ज़बरदस्त स्पेशल रिलेशनशिप है। और पाकिस्तान तो देखो एंगेजमेंट के लिए भी तरस रहा है अरब कंट्रीज़ के साथ में, मतलब, और इसके लिए पाकिस्तान खुद रिस्पॉन्सिबल है। इकोनॉमी कितनी डाउनग्रेड हो चुकी है पाकिस्तान की, एक मेच्योर कंट्री नहीं रहा पाकिस्तान। इस वजह से गल्फ कंट्रीज भी अब सीरियस नहीं लेती पाकिस्तान को। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो यूएई में आबू धाबी में हिंदू टेंपल का इतना जोर शोर से इनाग्रेशन, यहां पे ना हम एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। पिछली शताब्दी के अंत में ना वेस्ट एशिया काफी नेगेटिवली फेमस हो गया था कि यहां से रेडिकल इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। हो गया था, नहीं हो गया था? यस। लेकिन अब आप देखिए यूएई, सऊदी अरेबिया, इन देशों ने ना रेडिकलिज्म को इग्नोर कर दिया है और रिलीजियस टॉलरेशन इन देशों में ज्यादा आ रहा है। आप देखिए, तभी तो ये इसका रिजल्ट है हिंदू टेंपल का खुलना यूएई में, और लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब यूएई और सऊदी अरेबिया में जिस प्रकार से टॉलरेंस आई है ना अलग अलग धर्मों को लेके, अब ये मॉडल देखो बाकी मुस्लिम कंट्रीज को भी फॉलो करना चाहिए। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट। पहले देखो इंडिया और अरब कंट्रीज की जो रिलेशनशिप थी ना डायरेक्टली ट्रांजैक्शनल हुआ करती थी, कस्टमर और शॉपकीपर जैसा रिश्ता था। इंडिया कुछ परचेज कर रहा है अरब कंट्रीज से, वो इंडिया को बेच रहे हैं, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन ना अरब कंट्रीज ने ना पिछले कुछ सालों में खलीजी कैपिटल जमा कर ली है। ये क्या है खलीजी कैपिटल, क्या है? देखो इतने साल हो गए अरब कंट्रीज को तेल बेचते बेचते, तो उनके पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया है। अब ना वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं इसी पैसा का इस्तेमाल करके, और इसी पैसे को बोलते हैं खलीजी कैपिटल। अरब कंट्रीज अब दूसरे देशों में ना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया में भी अरब कंट्रीज ने काफी इन्वेस्टमेंट की है। रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट है अरब कंट्रीज की। इसके अलावा रिलायंस की रिफाइनरी वगैरह में भी अरब कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट है। पॉइंट समझ गए ना? पहले सिर्फ इंडिया तेल परचेज किया करता था, अरब कंट्रीज से लेबर को एक्सपोर्ट किया करता था और इससे इंडिया को रेमिटेंस मिलती थी, बस इतना रिश्ता था। बट आज तो गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इन्वेस्ट करने लगे हैं ग्रीन एनर्जी में, स्पेस में, सेमीकंडक्टर्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इंडिया के साथ इकोनॉमी में कोऑपरेशन की संभावनाएं अपार हैं। अब सबसे लास्ट में डायमेंशन आता है काउंटर टेरर कोलैबोरेशन। पिछले 10 सालों में इंडिया, यूएई और इंडिया सऊदी अरेबिया काफी ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं आतंकवाद के इशू पे। डिफेंस देखो एक ऐसा एरिया है जिसमें और ज्यादा कोऑपरेशन हो सकता है। गल्फ कंट्रीज अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। पहले देखो ये यूएसए के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, लेकिन अब ये अलग अलग देशों के साथ में अपनी डिफेंस रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहते हैं, और जाहिर तौर पे इनके रडार पर इंडिया है। लेकिन अभी भी ना उतना डिफेंस कोऑपरेशन नहीं हो रहा है, जैसे जॉइंट एक्सरसाइजेज, जॉइंट हथियारों का डेवलपमेंट, ये सब उतना नहीं हो रहा है जितना हो सकता है। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहते हैं राइटर, पिछले कुछ सालों में गल्फ कंट्रीज के साथ रिश्ते सुधारने में इंडिया ने काफ़ी एनर्जी इन्वेस्ट की है, काफ़ी डिप्लोमेसी इन्वेस्ट की है, और उसका रिजल्ट इंडिया को अब मिल रहा है। आगे आने वाले समय में रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत होगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। काफ़ी फेमस कोट है नीटजे का, डैट विच डजंट किल अस मेक्स अस स्ट्रोंगर। वो चीज़ जो हमें मारती नहीं है, जान से नहीं मारती, वो हमें मजबूत बनाती है। इसका मतलब देखो ये नहीं कि अपने आप को नुकसान पहुंचाओ और इससे मरेंगे नहीं, इससे हम मजबूत होंगे, नहीं। देखो हम सब लाइफ में ना कभी कभी बहुत बुरे एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई पर्सन है महेश, उम्र है 40 की उम्र, लेकिन महेश ने अपनी जॉब खो दी। देखो 40 की उम्र में जॉब खोना बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा मेंटली तोड़ने वाली चीज़ है। लेकिन देखो जॉब जाने के बाद महेश ने अपने आप को अप स्किल करना स्टार्ट किया, कई सारे नए नए कोर्सेज ज्वाइन किए, ताकि मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं उनमें महारत हासिल कर सके, उनमें एक्सपर्टीज हासिल कर सके, और फाइनली नई स्किल्स हासिल करने के बाद महेश की जॉब लग गई, और पहले से बेटर पैकेज पे। तो मतलब महेश का जॉब जाना, इस चीज से महेश की डेथ नहीं हुई,
बल्कि ये खराब जो एक्सपीरियंस था महेश को मजबूत बना के गया। महेश अब आने वाले समय में शायद इस सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर ढंग से टैकल कर सके, क्योंकि महेश अब रिजिलियंट है, मेंटली पहले से ज़्यादा स्ट्रोंग है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम्पल लीजिए, बहुत सारे एस्पायरेंट्स जिनका तीसरा चौथे अटेम्प्ट में होता है। अब देखो ऐसे एस्पायरेंट्स ने जिन्होंने बहुत मेहनत की, पहले दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में नहीं हुआ लेकिन चौथे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। आप मानोगे नहीं, लेकिन ऐसे एस्पायरेंट्स जो हैं वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद में चैलेंजेस को थोड़ा बेहतर ढंग से टैकल कर पाते हैं। उसका रीज़न शायद ये, क्योंकि पहले 3 अटेम्प्ट्स में या फिर पहले इनिशियल कुछ अटेम्प्ट्स में जब उनका नहीं हुआ था तो उन्होंने गलतियां सुधारी, फिर से कमान संभाली, तैयारी की, फिर से कोशिश की और आखिर में वो सफल हुए। लेकिन जब उनका नहीं हुआ था तो इससे वो और ज़्यादा स्ट्रोंग होके उभरे। तो यही कोट है। डेट आज की 15 फरवरी है। काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का आर्टिकल है, आईआर से संबंधित, वो डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल ये हिंदू का है, मेंस्ट्रुअल लीव वाला, वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद तीसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे वूल प्रोडक्शन से संबंधित। चौथा आर्टिकल नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खास करके पंजाब के, लेकिन हमारे देश के साउदर्न पार्ट के फार्मर्स प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा था। तो सब डिस्कस करेंगे, बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू का है। दामिनी चोपड़ा कहती हैं मेंस्ट्रुअल लीव एक ऐसी डिमांड जिससे जेंडर इक्वालिटी बुरी तरह से प्रभावित होगी। आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में वो लिखती हैं सबरीमाला टेम्पल इशू, एक ऐसा इशू जिसने हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को झकझोरा। क्या था ये इशू? मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। मतलब वो महिलाएं जो एक निश्चित एज ग्रुप में आती हैं, फॉर एग्जांपल 10 से 45 के बीच में, उनको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं। जैसा कि देखो मेंस्ट्रुएशन एक डिजीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक नॉर्मल फेनोमेनन है, बट समाज ने इसको एक टैबू बना दिया है, इसके साथ स्टिग्मा जोड़ दिया है। अब वकालत हो रही है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेड लीव का प्रोविजन होना चाहिए, बट राइटर इसके सख्त अगेंस्ट हैं। वो बोलती हैं देखो अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना तो इसके बहुत सारे एडवर्स इंपैक्ट यानी नेगेटिव इंपैक्ट सामने आएंगे। सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार 135 साल और लगेंगे अभी जितना ग्लोबल जेंडर गैप है ना, उस गैप को फिल करने में, यानी महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने में अभी 135 साल और लगेंगे। महिलाओं का पार्टिसिपेशन अभी भी लेबर फोर्स में बहुत कम है। महिलाओं की सैलरी पुरुषों के मुकाबले में 84% है। अगर मैंडेटरी पेड लीव कर दी ना मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो बल्कि कंपनीज जो है ना महिलाओं को हायर नहीं करेंगी। और इसके अलावा हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन के साथ में जो स्टिग्मा अटैच है इसे खत्म किया जाए, बट मेंस्ट्रुएशन पेड लीव का हम प्रोविजन कर रहे हैं तो उस स्टिग्मा को हम ना चाहते हुए भी और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं कि ये किसी प्रकार की इम्प्योरिटी है, इसी वजह से महिलाएं जो है वो ऑफिस नहीं आ पाएंगी। इसके बाद राइटर बोलती हैं रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार आज भी 15 से 24 के एज के बीच की 50% महिलाएं ऐसी हैं जो पीरियड्स के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, और कई बार तो सेम कपड़े का बार बार। इससे देखो मल्टीपल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी है और मेंस्ट्रुएशन से संबंधित टैबू है, स्टिग्मा अटैच है, इसके बारे में बात नहीं करते ज़्यादा। बहुत सारी लड़कियां पीरियड्स के दौरान स्कूल नहीं जाती, स्कूल को छोड़ देती हैं, अलग थलग हो जाती हैं, किचन में नहीं जाती, मंदिर में नहीं जाती। अगर पेड लीव का प्रोविज़न किया गया ना तो ये सब स्टिग्मास जो है ना वो और ज़्यादा मजबूत होंगे, दूर नहीं होंगे, बल्कि ना चाहते हुए भी गैप बढ़ जाएगा। इसके बाद जापान का एग्जाम्पल दिया जाता है, जापान की केस स्टडी है। वहाँ पे ना पिछले 70 सालों में मैंडेटरी पेड लीव का प्रोविज़न है पीरियड्स के दौरान, लेकिन वहाँ पे भी ना सिर्फ 0.9% महिलाओं ने इसका इस्तेमाल किया है। नहीं करते वहाँ पे इस्तेमाल महिलाएं। और
जापान में महिलाओं का एजुकेशन लेवल इतना अच्छा है, पुरुषों के मुकाबले में है, फिर भी जापान में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है ना लेबर फोर्स में, वो पुरुषों के मुकाबले में कम है। इवन जेंडर इक्वालिटी के मामले में जापान कोई बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। जेंडर इक्वालिटी के मामले में जापान की रैंक 153 में से 121 है। मतलब साफ है कि मैंडेटरी पेड लीव का प्रोविजन करना मेंस्ट्रुएशन के दौरान, इससे रैंकिंग वगैरह नहीं इंप्रूव होगी, इससे महिलाओं की कंडीशन नहीं इंप्रूव होगी, क्योंकि ये प्रोविजन होने के बाद भी जापान में इतनी कम महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं। इसका मतलब वो करना ही नहीं चाहती। राइटर एक पॉइंट ये बोलते हैं, देखो मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेड लीव लेना, इसका मतलब एम्प्लॉइज जो है, मतलब वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। पेड लीव लेना मतलब वो सबको बता रहे हैं जैसे कि हाँ पीरियड्स आए हैं, लेकिन हर कोई देखो नहीं कंफर्टेबल होता अपनी ये सिचुएशन बताने के लिए। तो इसलिए भी एक रीज़न है कि जापान में महिलाएं इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करती हैं। और जापान का तो जेंडर इक्वालिटी में पोजीशन और भी गिर गई, 2023 में 125वीं हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, पता कैसे लगेगा वास्तव में पीरियड्स हैं या नहीं है। ये हमारे देश में तो और भी ज़्यादा बड़ा इशू है। जैसे 2020 में गुजरात के कच्छ में एक इंस्टीट्यूट में 66 गर्ल स्टूडेंट्स को बोला गया था आप कपड़े उतारिए ताकि ये चेक किया जा सके कि पीरियड्स आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। 2017 में मुजफ्फरनगर में 70 लड़कियां एक रेजिडेंशियल स्कूल में, उनको मजबूर किया गया कपड़े उतारने के लिए ताकि मेंस्ट्रुएशन चेक किया जा सके। लास्ट में राइटर बोलती हैं, देखो महिलाओं ने ना बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं पिछले कुछ सालों में। जैसे सुप्रीम कोर्ट गई, कुछ ऑफिसर्स, आर्मी से ऑफिसर्स, कि हमें पुरुषों के मुकाबले में बराबर ट्रीट किया जाए, हमें कॉम्बैट रोल मिलना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड था कि ना महिलाएं जो हैं वो ग्राउंड कॉम्बैट रूल्स के लिए सूटेबल नहीं हैं। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस में महिलाएं लड़ रही हैं इक्वल पे के लिए। राइटर कहती हैं, देखो मुझे एम्पैथी है उन महिलाओं के साथ में जिनको पीरियड्स में बहुत दर्द होता है, लेकिन हमने केस बाय केस बेसिस पे कंसिडर कर सकते हैं कि जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द होता है तो उनके लिए कोई प्रोविज़न हो लीव का, लेकिन वो लीव पेड ना हो, अनपेड हो। तो इस इशू को ना हम केस बाय केस बेसिस पे देखें तो ज़्यादा बढ़िया है, बजाय के सभी महिलाओं के लिए ब्लैंकेट प्रोविज़न। इससे महिलाओं की सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी, बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट के काज को नुकसान होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारे देश में पास्टरल वूल प्रोड्यूसर्स के बारे में है। आप देखो जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो 2 इंसिडेंट्स ने वूल की इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा इस्टेब्लिश किया। एक तो देखो इंडिया चाइना बॉर्डर पे पास्टरल कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, वो भिड़ गए चाइनीज सोल्जर्स के साथ में। इस बात को लेके वो मना कर रहे थे हमारे देश के पास्टरल कम्युनिटी के लोगों को कि यहाँ पे आप अपनी भेड़ को नहीं चरा सकते, समझे। और दूसरा इंसिडेंट, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में रिसेंट स्नोफॉल एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर ने सिप वूल की आवश्यकता को और ज़्यादा हाईलाइट किया गर्माहट के लिए। देखो वैसे हमारा देश ना काफ़ी डाइवर्स एग्रो पास्टरलिस्ट रीजन से भरा हुआ है। मतलब आपने भी देखे होंगे पास्टरल कम्युनिटी के लोग, चरवाहे या फिर गडेरिया घुमंतू कम्युनिटी के लोग जो एक स्थान से घूमते रहते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए। लेकिन ना डाइवर्स एग्रो पास्टरलिस्ट रीजन होने के बावजूद हम ना वूल के लिए ना अब दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं। चाइना, सीरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट से हम अपनी वूल का 2/3 डिमांड जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है। लेकिन यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, इसके लिए देखो लगातार कई सारी सरकारों की पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल हैं, क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल हैं। डिटेल से इन इश्यूज़ को हम जानते हैं। देखो 2016-17 में हमारे देश में कितना वूल प्रोड्यूस हुआ, कितना ऊन प्रोड्यूस हुआ, 43.5 मिलियन किलोग्राम। 2022-23 में हमारे देश में सिर्फ 33.6 मिलियन किलोग्राम वूल प्रोड्यूस हुआ, यानी डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। आप जम्मू एंड कश्मीर का वूल देखिए जिसे हमारे देश में बेस्ट माना जाता है। कुछ साल पहले तक ना ये 90 से लेके 110 रुपये किलोग्राम के हिसाब से बिकता था। अब कई साल पहले की ये बात है, अब तो आपको पता है उसके बाद तो कितनी सारी इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई आ गई, रेट ज़्यादा होना चाहिए ना कायदे से। लेकिन अब तो
जम्मू एंड कश्मीर का जो वूल है वो 30 से 35 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। डिस्ट्रेस सेलिंग करनी पड़ रही है पास्टरल कम्युनिटी के लोगों को। लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि देखो, हम सस्ता वूल काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करने लगे हैं। अब सरकार देखो सस्ता वूल इंपोर्ट करवाएगी और उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगी, कोई टैरिफ नहीं लगाएगी, और दूसरे देशों में वूल प्रोडक्शन पे सब्सिडी अगर मिली है तो जाहिर तौर पे देखो फिर सस्ता वूल इंडिया में आएगा और हमारे देश में जो पास्टल कम्युनिटी के लोग हैं उनको सस्ता वूल बेचना पड़ेगा। अगर चाइना से 25 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से वूल आ रहा है तो हमारे देश में पास्टल कम्युनिटी के लोग ये नहीं कह सकते ना हम 110 बेचेंगे, मार्केट अलाउ नहीं करेगी, कौन खरीदेगा फिर उनका ऊन? वूल के लिए एमएसपी की कोई बात नहीं करता। इवन देखो, वूल को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तक कंसिडर नहीं किया जाता जैसे मिल्क को किया जाता है। जबकि देखो हमारे देश में ना वूल प्रोडक्शन का और पास्चरलिज्म का एक कल्चरल सिग्निफिकेंस रहा है। इसके बाद राइटर क्लाइमेट चेंज का जिक्र करते हैं, किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज प्रभावित कर रहा है वूल प्रोडक्शन को। अब देखो अनसीजनल रेनफॉल हो जाती है। पहले क्या होता था, जो पास्टल कम्युनिटी के लोग हैं ना पहाड़ों पे ऊपर जाते थे गर्मियों में अपनी भेड़ों को खाना खिलवाने के लिए, घास वगैरह चरवाने के लिए, और सर्दियों में नीचे आ जाते थे। लेकिन अब ना अनसीजनल रेनफॉल हो जाता है, गर्मियों के सीजन में भी रेनफॉल हो गया तो फिर वो ऊपर नहीं जा सकते पास्टल कम्युनिटी के लोग, उनका पूरा सीजन खराब हो गया। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स काफ़ी आने लगी हैं आज के समय में, और लैंड यूज पैटर्न जो है इसमें भी काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। पहले क्या होता था, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद ना पास्टल कम्युनिटी के लोगों को ना बैठने के लिए, आराम करने के लिए स्पेस हुआ करता था। बट अब तो जहां ओपन स्पेस दिखता है वहां पे रियल एस्टेट डेवलप हो जाता है, सड़कें बन जाती हैं, डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, होटल्स आ जाते हैं, तो ओपन स्पेस अब काफ़ी कम मिलता है पास्टल कम्युनिटी के लोगों को, रियल एस्टेट ज़्यादा हावी हो गया है। लास्ट में राइटर बोलते हैं, देखो वूल जो है वो नेचुरल फाइबर है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और इसके अलावा फायर रिटार्डेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वूल में, और काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होता है, ना सिर्फ कपड़ों में बल्कि कारपेट में भी इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं जैसे जियो टेक्सटाइल्स। लेकिन ना सिर्फ 5% वूल ही हमारे देश में कपड़ों के इंडस्ट्री में यूज़ होता है, बाकी 95% तो कारपेट और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे देश में जो वूल है ना वो थोड़ा भारी वूल है, थिकनेस ज़्यादा होती है, 24 माइक्रोन से ज़्यादा। इवन आर्मी में भी, आर्मी आपको पता है जवान सियाचिन और दूसरी ठंडी जगहों पे तैनात हैं, वो भी ना ऑस्ट्रेलियन वूल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वूल जो है वो थिकनेस में थोड़ा कम है, 18 से 22 माइक्रोन्स। लेकिन राइटर ये वकालत करते हैं कि भैया दूसरे देशों की आर्मी जैसे यूएस, यूके, ये तो भारी थिकनेस में जो ज़्यादा थिक वूल है उसका इस्तेमाल करते हैं, 24 से 26 माइक्रोन। तो आप क्यों नहीं करते? आप इंडियन वूल को ये कह के इग्नोर कर देते हो कि थिकनेस में ज़्यादा है, जबकि यूएस, यूके की जो आर्मी है वो थिक वूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंडियन आर्मी से राइटर गुहार लगाते हैं कि आप ना इंडियन वूल का इस्तेमाल करो कपड़ों के लिए। हैवी है तो ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा, हैवी है तो कम, इसका मतलब ये नहीं कि वो कम इफेक्टिव है। आप थोड़ा फैंसी के चक्कर में मत पड़ो, इंडियन वूल का इस्तेमाल करो, इससे देश के पास्टल कम्युनिटी के लोगों को फायदा होगा। लास्ट में राइटर कुछ सजेशंस देते हैं, जैसे सरकार को पास्चरलिज्म की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। जैसे गडेरिया या फिर घुमंतु पर्वती के लोग हैं ना, जो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं खाने की तलाश में, तो इस चीज़ को आपको ना रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपको कुछ जगहें छोड़नी होगी एज ए ओपन ग्राउंड। अभी करंट प्रैक्टिस ये है कि अंधाधुंध जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे उत्तराखंड में एक्सोटिक ट्री स्पीसीज प्लांट कर दी जाती हैं जैसे पाइन है, लेकिन इससे नुकसान होता है लोकल बायोडाइवर्सिटी को। जैसे पाइन जो है उत्तराखंड में एक बड़ा रीज़न है फॉरेस्ट फायर्स के लिए। तो ना जब आप प्लांटेशन करो ना वहाँ पे आप फोडर प्लांट्स को भी उगाओ, ये इंश्योर करना चाहिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करो इस चीज़ में, जैसे मनरेगा वगैरह की स्कीम है, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉरेस्ट को रिक्लेम करने के लिए, ठीक करने के लिए। घटिया जो पौधे हैं जैसे लेंटाना है, इनको आप रिमूव करो, और इनको रिमूव करके फोडर प्लांट्स एंड ग्रासेस उगाई जा सकती हैं।
इससे वाइल्ड लाइफ को भी फायदा होगा, पास्टरल कम्युनिटी के लोगों को फायदा होगा और इवन डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक को भी फायदा होगा। एडिशनली देखो, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो आया था 2006 में, अब इस राइट के तहत फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग हैं या फिर पास्टल कम्युनिटी के लोग हैं, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। अभी तक इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है इस एक्ट का। राइटर के एग्जांपल देते हैं, जैसे 4 लेन का हाईवे है मंडी से मनाली के बीच में, पहले ना 12 के आसपास पास्टल कम्युनिटी के लोगों के लिए वहां पे रेस्ट करने के लिए स्थान हुआ करते थे, लेकिन अब एक भी नहीं है इस 120 किलोमीटर के स्ट्रेच में। जब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होता है ना, तो पास्टल कम्युनिटी के लोगों को एक स्टेक होल्डर भी नहीं माना जाता है, कंसीडर भी नहीं किया जाता है भाई इन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाने से बाद। लास्ट में राइटर यही बोलते हैं, देखो वूल प्रोडक्शन एंड पास्चरलिज्म, ये देखो हमारी सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं और अभी इनमें डिसरप्शन आ रहा है, तो सरकार को उचित स्टेप्स लेने चाहिए इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए। इसके बाद देखो एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन भी पूछा था नॉर्थ साउथ डिवाइड किसानों के मामले में। इंटरव्यू में ये पूछा गया कि ना अभी जो किसान प्रोटेस्ट हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ जो किसान हैं वो पंजाब से हैं, हालांकि कुछ किसान हरियाणा से भी हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान पंजाब से ही हैं। तो आप ये बताइए कि साउथ इंडिया के जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, पंजाब के किसान ज़्यादा प्रोटेस्ट क्यों करते हैं 2 साल पहले भी और अभी भी, क्या रीज़न है इसका? तो आर्टिकल में ना कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन का किन राज्यों को फायदा हुआ? पंजाब को, हरियाणा को, वेस्टर्न यूपी को। साउथ इंडिया के किसानों को फायदा नहीं हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा ज़्यादा हुआ पंजाब हरियाणा के किसानों को। तो यहाँ पे ना एस्पायरेशंस भी ज़्यादा है कि लगातार खेती से उतना ही फायदा होना चाहिए, ज़्यादा फायदा होना चाहिए, लेकिन उतनी उम्मीदें साउथ इंडिया में नहीं है क्योंकि उनको पहले भी फायदा नहीं हुआ। दूसरा, पंजाब में ना अब आपको पता है डायस्पोरा बहुत सारा पंजाब से जा चुका है कनाडा में, तो कंपैरिजन काफ़ी होता है कि कनाडा में किसान ये कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे किसान भी प्रोस्पर हैं, हम यहाँ पे प्रोस्पर नहीं हैं। तो वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि सरकार हमें सपोर्ट करे, सरकार हमें सब्सिडी दे ताकि हमारी सिचुएशन भी ना कनाडा के किसानों की तरह हो। जबकि देखो पंजाब के किसान बाकी राज्यों के किसानों के मामले में ना काफ़ी प्रोस्पर हैं, लेकिन एस्पायरेशंस भी उतनी ही ज़्यादा हैं। कंपैरिजन है, डायस्पोरा तो देखो साउथ इंडिया से भी बहुत गया है दूसरे देशों में, लेकिन वो खेती में नहीं वहाँ पे इन्वॉल्व है, वो आईटी में इन्वॉल्व है, दूसरे बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। जैसे साउथ इंडिया से ज़्यादा डायस्पोरा जो गया है वो गल्फ कंट्रीज में गया है, समझे? अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, देखो साउथ इंडिया में ना अल्टरनेटिव है, इवन जो किसान है ना उनको एग्रीकल्चर से उम्मीद नहीं है, उनको पता है कि एग्रीकल्चर से कुछ भी कर लो ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो वो दूसरी तरफ भी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब दूसरे सोर्सेज को वो एक्सप्लोर करते हैं इनकम के लिए, चाहे वो देखो टेक्नोलॉजी है चाहे कुछ और है। बट यहाँ पे ना पंजाब में अल्टरनेटिव कोई सोर्सेज ही नहीं है एक्स्ट्रा इनकम के लिए, साउथ इंडिया में वो हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी बदौलत हम कह सकते हैं कि पंजाब में किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन साउथ इंडिया में नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई पॉइंट आता है तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग से इसे जोड़ सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हुई है और किसान पहले से ना ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करने लगा है पंजाब में। लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस ये आपको अटेम्प्ट करने हैं मेन से संबंधित। एक तो देखो, नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोटेस्ट हो रहे हैं लेकिन साउथ इंडिया में नहीं हो रहे हैं, क्या सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? इन सब डायमेंशन से आपको लिंक करना है। उसके बाद में वूल प्रोडक्शन से संबंधित आर्टिकल है, डिक्लाइन क्यों हो रहा है और क्या पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है pwonlyas.com पे जाके। अब प्री के क्वेश्चंस देख लीजिए। बहुत पुराना क्वेश्चन है 1996 का, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है। क्वेश्चन ये था, इनमें से कौन सी जो कमोडिटीज़ हैं वो एरिड एंड सेमी एरिड कंट्रीज जो मिडिल ईस्ट में हैं उनके द्वारा इंडिया को एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो तब के हिसाब से देखो इसका आंसर फ्रूट्स एंड पाम ऑयल था।
लेकिन सिर्फ ये आपको आइडिया देने के लिए है। आज देखो सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो जैसे आज आर्टिकल में आया कि इंडिया वूल इंपोर्ट करता है, क्वेश्चन देखो आएंगे ना, थाली में सजा के नहीं मिलेंगे आपको, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोई फैक्ट आपने एडिटोरियल में सुना है, उसको आप इनडायरेक्टली इस्तेमाल करोगे कहीं ना कहीं, नॉलेज जो आपकी बनी है ऑप्शन से एलिमिनेट करने के लिए उनका आप इस्तेमाल करोगे। वैसे आपको थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस डालना पड़ेगा। ये छोटी क्लासेस वाले क्वेश्चन नहीं आते आजकल। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2014 में पूछा था, चांगपा कम्युनिटी वाला। इसका आंसर 2 और 3 ओनली है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको डिस्कशन कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।